हमारे पास जो फ्रेमवर्क है इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल का कॉन्सेप्ट जो आपको एग्जाम में करना है। कैपिटल कॉन्सेप्ट एक तरीका है प्रॉफिट ढूंढने का या मैक्सिमम ड्राइंग ढूंढने का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल टू फाइंड आउट द मैक्सिमम ड्राइंग्स, और यू कैन कॉल इट रिटेन्ड अर्निंग्स, कि कितने रुपए हम असल में कमा रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फाइनेंशियल कैपिटल अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट्स कॉन्सेप्ट। ऐसे ही हमारे पास दूसरा एक तरीका है जो कि है क्लोजिंग कैपिटल माइनस इंडेक्स्ड कैपिटल। तो मुझे बताओ ओपनिंग कैपिटल में हम कैसे इंडेक्स मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू जो आपका सीपीपी का क्लोजिंग इंडेक्स है मल्टीप्लाइड बाय सीपीपी का जो आपका ओपनिंग इंडेक्स है। ये जनरल प्राइस इंडेक्स है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल अंडर सीपीपी कॉन्सेप्ट। यह भी एक प्रॉफिट निकालने का तरीका है। एक और भी तरीका है जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इनटू, अब हम इंडेक्स जो लेते हैं वो किसका लेते हैं, स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स लेते हैं जो प्रोडक्ट का है जिसमें हम डील कर रहे हैं। ये क्लोजिंग है, और एक ओपनिंग लेते हैं ओपनिंग प्राइस इंडेक्स जो किसका है, ओपनिंग का है। हम इससे भी अपने पास ढूंढ सकते हैं हमारी कैपिटल कितनी है, इसे बोलते हैं फिजिकल कैपिटल कॉन्सेप्ट। हमारे इंस्टीट्यूट ने इस पर पास्ट में कई क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। आपको ये थ्योरेटिकली हमने बताया कैसे सॉल्व करते हैं, आपको भी ये सॉल्व करने पड़ेंगे। दूसरा हमारे पास इंस्टीट्यूट कभी भी पूछ सकता है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, जो आपने डबल एंट्री में पढ़ी थी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। हम इस इक्वेशन में ईच ट्रांजैक्शन को कैसे देखते हैं, उसका इफेक्ट देखते हैं ऑन एसेट्स, उसका इफेक्ट देखते हैं ऑन लायबिलिटीज, उसका इफेक्ट देखते हैं ऑन इक्विटी, और फिर उसको मैच कराते हैं, और फिर हम कहते हैं कि बल्ले बल्ले मैच हो गया। ये वाले भी सवाल इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है। तीसरे तरह के सवाल आपके पास आते हैं जिसके अंदर वो आपको इंस्टीट्यूट पूछता है कि अगर गोइंग कंसर्न हम ना फॉलो करें तो ओके, ना फॉलो करें तो हमें कुछ काम करना पड़ता है। तो ऐसे में एक तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है AS1 फ्रेमवर्क भी कहता है कि हमें डिस्क्लोजर करना पड़ता है। दूसरा, हमें अपनी बैलेंस शीट में जो एसेट्स होते हैं वो किस वैल्यू पर लिखने हैं, कि कितने पैसे एक्सपेक्टेड ऑन सेल हैं, कितने पैसे अगर उसे बेच दें तो रियलाइज होंगे, एक्सपेक्टेड ऑन रियलाइजेशन पर कितने पैसे मिलेंगे। तो इसकी वजह से जो भी एसेट्स की वैल्यू में चेंज आता है, क्या रिजल्टेंट इफेक्ट P&L में जाता है, द आंसर इज यस। और लायबिलिटीज में भी एक्सपेक्टेड टू बी पेड सून। तो अगर एक्सपेक्टेड टू बी पेड सून है तो क्या उससे भी अगर कोई इफेक्ट आएगा तो P&L में चला जाता है, द आंसर इज यस। इसके अलावा हमारा फ्रेमवर्क बिल्कुल रॉ थ्योरी की बात भी करता है। रॉ थ्योरी में वो आपको बात करता है यूजर्स कौन कौन है। तो यूजर्स कौन कौन है, यूजर्स में हमारे इन्वेस्टर्स यूजर्स होते हैं, हमारे इंप्लॉइज यूजर्स होते हैं। जो यूजर्स किसके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे लेंडर्स भी हमारे यूजर्स होते हैं, हमारे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी यूजर्स होते हैं।
तथा गवर्नमेंट और पब्लिक भी इनका यूजर्स होती है। इसके अलावा हमने बताया कि हमारे पास कौन कौन सी अजम्पशंस लगती हैं। तो अजम्पशंस जो लगती हैं वो 3 अजम्पशंस हैं। एक तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दूसरी हमारी है एक्रूअल अजम्पशन और तीसरी हमारे पास है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। इनको अगर फॉलो करते हो तो हमें डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर नॉट फॉलो करते हो तो क्या हमें डिस्क्लोज करना चाहिए? द आंसर इज यस, आपको तब डिस्क्लोज करना चाहिए। हमारी ये अजम्पशंस के बारे में पॉइंट है। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसमें बैलेंस शीट इज द कंपोनेंट, P&L इज द कंपोनेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट कंपोनेंट, सेगमेंट रिपोर्ट्स is not component, statement of changes in capital, equity, ये जो हमारे पास है ये सीए फाइनल में कंपोनेंट है। किसमें है? सीए फाइनल में है। इंटरमीडिएट में ये आप बनाते ही नहीं हो, इसलिए आपको इसके बारे में पता नहीं है। फिर भी कंपोनेंट कितने हो गए? 1, 2 और 3, ये आपको पता नहीं है पर ये भी कंपोनेंट होता है। लविश फंड फ्लो जिससे चीजें बंद हो चुकी हैं, वो पुराने जमाने की बातें हो गई। हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी क्या क्या गुण होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो जब हम गुण की बात करते हैं तो ये अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, यानी कि इसको कोई भी आदमी समझ सकता हो। ये क्या होने चाहिए? ये रेलेवेंट होने चाहिए। और ये क्या होने चाहिए? रिलायबल होने चाहिए। और ये क्या होने चाहिए? कंपेरेबल होने चाहिए। रिलायबल कैसे बनेंगे? रिलायबल बनेंगे जब ये क्या होंगे? जब ये कंप्लीट होंगे, इनकंप्लीट ना होंगे। ये क्या होने चाहिए? ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? सब्सटेंस ओवर फॉर्म को क्या कर रखा हो? फॉलो कर रखा हो। और क्या होने चाहिए? न्यूट्रल होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्रूडेंट होना चाहिए। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? डेफिनेशंस। तो हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं एसेट की, लायबिलिटीज की, इक्विटी की, इनकम एक्सपेंस की और इनकम की। एसेट्स कौन से होते हैं? ये इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जिनके इकोनॉमिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। लायबिलिटीज क्या होती हैं? ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट होते हैं। ये सब आपकी डिटेल में थ्योरी किताब में लिखी हुई है, यानी ये कीवर्ड्स हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट होनी चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होना चाहिए, जिसको हम क्या कर सकते हैं? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इक्विटी क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। ये हमारा रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है। इसमें चेंज होने की वजह क्या क्या होती है? क्या इक्विटी चेंज क्यों होती है? ये नई कैपिटल से चेंज होते हैं, ये बायबैक से घटते हैं, ये डिविडेंड से घटते हैं, ये प्रॉफिट से बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। ये उसके कई कारण हैं। इनकम्स क्या होती हैं? जब आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन आपकी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही। इन एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं? जब रिसोर्सेज आपके घट रहे हैं और आपके एसेट इंक्रीज नहीं हो रहे। ये आपको इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि एलिमेंट्स बताओ। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेजरमेंट के बेसिस क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेजरमेंट बेसिस क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेजरमेंट बेसिस में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर मेजर कर सकते हैं, या हम अपने पास रिप्लेसमेंट प्राइस, जिसे आप क्या बोलते हैं? करंट कॉस्ट, हम उस पर भी मेजर कर सकते हैं, या हम रियलाइजेबल वैल्यू पर भी मेजर कर सकते हैं, या हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज पर भी मेजर कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक टोटल थ्योरी है। इसी में से आपके एमसीक्यू बन जाएंगे, मतलब और भी कारणों से बन सकते हैं। चंद्रकांत, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है कि उसकी कानूनन शक्ल नहीं देखनी, सच को देखना है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैंने कार किश्तों पे ले रखी है, मैं उसका ओनर नहीं हूं,
फिर भी मैं उसका मालिक माना जाऊंगा। इसे बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मैं कानूनी मालिक नहीं हूं, फिर भी मालिक माना जाऊंगा। जय कैश फ्लोज का मतलब है जो पैसा आता और जाता है। ओके, तो हम उनके हिसाब से इसकी मेजरमेंट करेंगे। जय इसके ऊपर ना एक पॉइंट आएगा, मैं इसके ऊपर एक डिस्कशन करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर। ओके नीलम, एलिमेंट्स के अंदर डेफिनेशंस है कि एसेट्स की डेफिनेशन में ये 3 पॉइंट है, लायबिलिटी की डेफिनेशन में ये 3 पॉइंट है, इक्विटी में ये है, इक्विटी में ये चेंज होने के कारण भी है, इनकम की ये डेफिनेशन है, एक्सपेंस की डेफिनेशन है। पूरी डेफिनेशन आपकी कॉपी में लिखी हुई है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स बता दिए मैंने। ओके, एक सवाल मैं अभी और भी कराना चाहता हूं, कर सकते